अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। शहबाज शरीफ के गोल्डन वर्ड्स हैं कि ये आज का पाकिस्तान है जहां चीनी जो है वो बाहर भेजी जाती है और अरबों रुपया जो है वो जेबों में डाल लिया जाता है और फिर वंस अगेन वही चीनी है वो बाहर से मंगवाई जाती है और अरबों की करप्शन की जाती है इसमें। शहबाज शरीफ साहब के ये गोल्डन वर्ड्स जो हैं ये माजी के हैं। आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन सिर्फ वो आज के इसी साल के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, पिछले 3 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले 16 माह वो पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर, पीडीएम की गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद पीएमएल नून की अलाइड गवर्नमेंट है, उसको वो लीड कर रहे हैं। और जो कॉन्टीन्यूस चीज़ है इन 3 सालों में वो मुसलसल चीनी का स्कैंडल है, जिसमें चीनी पहले बाहर भेजी जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है। उसमें माफिया में अशराफिया और जिसमें आप यू नेम एनीथिंग, शुगर बैरन्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एंड नेम एनीवन, दे फिल देयर पॉकेट्स। फिर वंस एक मरतबा प्राइम मिनिस्टर इसको एंडोर्स कर देते हैं कि जाएं जी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं चीनी। उसके बाद कंट्री के अंदर शुगर की, चीनी की किल्लत होती है और फिर से दोबारा ऑर्डर किया जाता है कि इतने लाख टन जो है वो आप चीनी वापस ले आएँ। और इस सारे प्रोसेस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो उन लोगों की जेबों में जाते हैं वो जो सब इन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं ब्यूटीफुली। और प्राइम मिनिस्टर भी इसमें कुछ नहीं कर पाता सिवाय इसके कि इंक्वायरी ऑर्डर करता है, इंक्वायरी होती है और उसमें जो मेन कल्प्रिट हैं उनको एट द एंड ऑफ द डे क्लीन चिट मिल जाती है। और ये माजी में भी होता आया है और पिछले 3 सालों से भी ये सिलसिला होता आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब के लिए ज़्यादा जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गई वो उनकी अभी रीसेंट स्टेटमेंट्स हैं। रीसेंट स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा था कि मैं उस वक़्त अलाउ करूँगा शुगर की एक्सपोर्ट अगर आप मुझे बताएंगे कि इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। कीमत बढ़ी, कीमत 150-60 से चलती चलती 200 तक पहुंच गई है। अब शहबाज शरीफ साहब ने उससे माजी के बयान जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से ही नोज़ इट वेल, मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है उनको कि किस तरह से शुगर बैरन्स, शुगर माफिया पूरी तरह एक्टिव है। और मैं आपको बताता भी चलूं कि जो शुगर मिल्स हैं वो कोई आम बंदा नहीं लगाता, वो भी आपकी अशराफिया ही हैं और जो कि एट टाइम्स सिस्टम से ज़्यादा पावरफुल हैं। तो शहबाज शरीफ साहब अगर इसके हवाले से एक्शन लेते, वो एक्शन जो कि होता नज़र आता, तो शायद उनकी गुडविल में इजाफा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एक और प्रपोज़ल जो आई, जो शहबाज शरीफ साहब ने उसको वे इन किया, उसके ऊपर तवज्जो दी, वो थी कि इसको डीरेगुलेट कर दिया जाए शुगर की प्राइस को। और बेसिकली ये प्रेशर आया आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ ने भी देखा कि पाकिस्तान में इस एन ऑर्डर ऑफ द डे कि किस तरह से हर साल शुगर का एक बड़ा स्कैंडल आता है, बिलियंस इसमें से पिलफ्रिज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जेबों में चले जाते हैं करप्ट एलिमेंट्स के। तो इसको कैसे रोका जाए? आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा देता है, पाकिस्तान की लाइफलाइन उससे चल रही है, फाइनेंशियल लाइफलाइन। तो वो थोड़ा कंसर्न है। नहीं कंसर्न तो हम नहीं कंसर्न, इनफैक्ट मीन द रूलिंग क्लास। तो उस आईएमएफ ने प्रपोज किया कि आप ऐसा करें कि इसको डीरेगुलेट कर लें चीनी की प्राइस को, तो ये शायद स्टेबल कर जाए। लेकिन आई टेल यू ऐसा नहीं होगा। डीरेगुलाइज कर लें या कुछ और कर लें, जब तक आपकी पॉलिटिकल विल नहीं होगी, आप खुद से बड़े लोगों के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। कई जगहों के ऊपर तो आपको अपने रिलेटिव्स के ऊपर भी हाथ डालना पड़ेगा। तो आप ये नहीं करेंगे तो ये कंट्रोल नहीं होगी। तो इससे डिलेमा ऑफ टुडे। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल के हवाले से भी कि किस तरह से इसको भी कंट्रोल किया जाता है। 70 रुपये वाला जो इनका क्लिप है डूइंग द राउंड ऑन द सोशल मीडिया, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ द टाइम 70 रुपये कम कर ले पेट्रोल की प्राइस में तो गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिलीफ मिलेगा आम आदमी को मिलेगा। आम आदमी तो लगता है कि स्टेटमेंट की हद तक तो है माजी में, लेकिन अब चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो ख़ुद नहीं कर पाए। अभी बैक टू बैक जो है 15 से 20 रुपये का इजाफा हुआ है पेट्रोलियम प्राइसेस में। तो गवर्नमेंट, ये लोग जब खुद गवर्नमेंट में होते हैं तो फिर ये प्रपोज़ल जो है ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं होती। तो इसमें
इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट कहती है कि हमने इन्फ्लेशन को 40% से लेके हम 10% से भी नीचे ले आए हैं, लेकिन फिगर वर्क देखें तो इट्स फाइन। फिगर में गवर्नमेंट शायद अपनी तौर पे ठीक कर रही हो, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं है। इस वेरी वेरी काइंड ऑफ दिल पे लगने वाली बात है कि 25 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन है और इसमें से तकरीबन आधी पॉपुलेशन 12 करोड़ वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। और ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स एकदम से ये जो पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे गए हैं उनकी तादाद लाखों में है। गवर्नमेंट इस पे कंसर्न नहीं शो कर रही, गवर्नमेंट पे तवज्जो नहीं दे रही। उसका अनफॉर्चुनेट आस्पेक्ट ये है कि ये हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो हाइब्रिड सिस्टम है, ये इज़ वन ऑफ द रीज़न्स। जब आपको ये पता चल जाए कि आप अवाम के वोटों से नहीं आए, मैं सिर्फ इस 24 के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सक्सेसिव इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो 2018 का हो और पीछे चलते जाएं, चाहे वो 1997 का हो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 17 सीटें मिली थी डिस्पाइट ऑल द पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। तो यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम वाला मामला ही चलता है। पॉलिटिशियंस जो हैं, जो जिनको गवर्नमेंट मिलती है, उनका फिर ख्याल होता है कि भाई हमने इलेक्ट तो होना नहीं है थ्रू वोट्स, तो पब्लिक का फीचर इन नहीं करती, पब्लिक का इंटरेस्ट उनके लिए उतना मैटर नहीं करता। तो इसलिए बड़े आराम से पेट्रोलियम की प्राइसेस भी बढ़ती हैं, बड़े आराम से शुगर स्कैम हर साल चलता है, शुगर स्कैम, एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर्स। वीट का, गंदम का स्कैम भी चला, उसमें नहीं हमें पता चला कि क्या एक्शन हो गया, छोटा मोटा एक्शन हुआ लेकिन कोई सॉलिड वन नहीं हुआ, एंड सो फोर्थ विद। तो हम सिर्फ होप ही कर सकते हैं कि एक दिन वो भी आए कि जिसमें ये हाइब्रिड सिस्टम से हम निकलें और रियल डेमोक्रेसी की तरफ जाएं और लोगों का वोट जो है वो काउंट इन हो। और यहाँ पे मुझे ख्वाजा आसफ के जो अभी हाइब्रिड सिस्टम को लेके उन्होंने बेनिफिट गिनाए हैं, तो आई होप कि ये सारे पॉलिटिशियन इस बेनिफिट जो हाइब्रिड सिस्टम के हैं इसको जो है वो डिसऑन करना शुरू कर दें और सिर्फ पब्लिक की तरफ देखें। और पब्लिक अगर को ये पता चल जब पता चल जाता है कि भाई मेरा वोट काउंट इन होना है और मैं आई मेक देम अकाउंटेबल, तो उस वक़्त फिर मेरा ख्याल है कि जो इन्फ्लेशन पे रियल टाइम्स काबू वो भी पाया जाएगा और इस तरह के स्कैम्स के ऊपर रियल टाइम एक्शन भी होगा। इसमें आगे चल के जो है एक और मैं इसमें कमेंट करना चाहूँगा। फॉरेन ऑफिस के हवाले से आज की खबर है, बड़ी खबर है। फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट इज़ वेरी अस्टॉनिशिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट। वो कहते हैं जी कि इंडिया को एड्रेस किया है कि पहलगाम का जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपकी इनकम्प्लीट है और इसको लश्कर तैयबा के साथ जोड़ना इस सारे वाक़े को, ये ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। तो फॉरेन ऑफिस के लिए एक छोटा सा सजेशन है, वो यही है कि भाई फॉरेन ऑफिस इंडिया की आंख में आंख डालें। आप इंडिया को के हवाले से आप डोंट गेट अपोलोजेटिक, उसको बताएं कि भाई 3 माह गुजर गए पहलगाम के इंसिडेंट को हुए और अभी तक आप किसी फोरम के ऊपर ये एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सके कि पाकिस्तान का इसमें हाथ था, या पाकिस्तान के अंदर जो तंजीमें हैं उनमें से किसी के फुटप्रिंट्स उस पर पाए गए हैं। तो सिर्फ ब्लेमिंग पाकिस्तान या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान जो है या फॉरेन ऑफिस जो है वो इंडिया को ये मत बताए कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आप ब्लेम करें या इसको ना करें। यू आर नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा इज़ अ बैंड एंटिटी इन पाकिस्तान। उसकी लीडरशिप जेलों में है और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर है। तो एज ए होल आप अपना केस डिफेंड करें, आप इंडिया को एक्सपोज करें हर फोरम के ऊपर कि इंडिया 3 माह में एक भी एआटो ऑफ एविडेंस, जिसे बोलते हैं जर्रा बराबर एविडेंस, भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं दे पाया, इवन अपने मीडिया को भी नहीं बता पाया कि पाकिस्तान कहाँ पे इसमें मुल्जिम ठहरता है, कहाँ पाकिस्तान का हाथ है। तो यू डोंट नीड टू डिफेंड एनी एंटिटी, मीन कोई भी जो पार्टी है, चाहे वो बैन पार्टी है अदरवाइज है, आपको इसके डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है उसके हवाले से। व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि उसमें ऑफेंस इज बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेंस। आप ऑफेंसिव हों, इंडिया को टेक ऑन करें। और इंडिया तो हर फोरम पे एक्सपोज हो रहा है इटसेल्फ। ट्रंप ने भी आज कहा 5 जहाज़ गिरे हैं, इंडिया एक भी नहीं मान रहा था। तो इवेंचुअली चीज़ें इसमें चल रही हैं।
टेक अ ब्रेक। जी, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम जवाद साहब। शुक्रिया ताहिर साहब, आपने मेरी आज प्रोग्राम में दावत दी। रिजवी साहब ज़रा बताइएगा, पब्लिक को बताइएगा, ये शुगर माफिया क्या है? प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा तगड़ी है और प्राइम मिनिस्टर हेल्पलेस नज़र आते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ये बिग वाई है, इसका आंसर बताएं पब्लिक को बड़े मोटे मोटे अल्फाज में और साफ अल्फाज में। पाकिस्तान में जो चीनी की क्रॉप है, जिसको हम चीनी कहते हैं या गन्ना कहते हैं, वो एक पॉलिटिकल क्रॉप है। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि ये चीनी माफिया समझ लें या चीनी के ताकतवर लोग समझ लें, कुछ भी इनको नाम ले लें, ये इतने ताकतवर हैं कि ये इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी चीनी का एक स्कैंडल क्रिएट किया और उस वक्त किया जब परवेज़ मुशर्रफ पूरी ताकत में था, उसको भी घुटनों पे ले आए थे। फिर ये हर दूसरे तीसरे साल बाद इनका एक निज़ाम है कि ये अपना पहले एक्सपोर्ट करवाते हैं, फिर शॉर्टेज करवाते हैं, फिर इंपोर्ट करवाते हैं। फिर इन्होंने एक अटैम्प्ट की, ज़रा सा उसमें नवाज शरीफ खुद स्मार्ट है, चीज़ों को समझता है, उसने मैनेज कर लिया था समहाउ। लेकिन फिर इमरान खान साहब के दौर में आया एक शुगर स्कैंडल, जिसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन भी की, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। 80 के करीब लॉ मेकर जो थे, एमएनएस एमपीएस जो हैं इमरान के दौर में, वो इमरान के अगेंस्ट टर्न हो गए थे बाय दैट जी टाइम। बिल्कुल, मैं ये बता रहा हूँ कि ये इतने ताकतवर है। उसकी वजह ये कि 80 वो थे, ये वही 80 लोग थे जिनको जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज़ों में भर के लेके आए थे। और उस शुगर क्या नाम है जो हमारा स्कैंडल था, उसके लार्जेस्ट बेनिफिशियरी हमारे जहांगीर तरीन साहब थे। और जो इस दफ़ा का हमारा शुगर का फ्रॉड है, शुगर का स्कैम है, उसमें भी लार्जेस्ट बेनिफिशियरी जहांगीर तरीन साहब है। उसकी वजह है जहांगीर तरीन साहब जो है इस मुल्क में सबसे बड़े शुगर मिल ऑनर हैं। उनकी सबसे ज़्यादा शुगर मिलें, अगर उनकी और उनके कज़न्स की मिला के शुगर मिलें काउंट करें तो तकरीबन 12 शुगर मिलें पाकिस्तान में उनकी हैं, जिसमें उनकी शुगर मिलें एक तो सिर्फ नंबर में, तादाद में ज़्यादा नहीं है, बल्कि उनकी शुगर मिलों के साइजेस भी बड़े हैं और उसके साथ उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, एफिशिएंसी, वो भी ज़्यादा है। तो वो यूँ समझ लें 10 से 12% जो आपकी टोटल चीनी प्रोड्यूस होती है मुल्क में, वो उसका 10 से 12% जो है जहांगीर तरीन साहब प्रोड्यूस करते हैं। जब वो 10 से 12%, बल्कि मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा शेयर चला जाता है, जब हम टोटल उसमें लेंगे तो इससे भी ऊपर चला जाता है, तो वो प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी तरह उसके अंदर से हिस्सा बकदर जूसा एक्सपोर्ट में लेते हैं और फिर जब वो उनकी कैपेसिटी भी, होल्डिंग कैपेसिटी भी, वो होल्ड भी करते हैं और जब कीमतें ऊपर चढ़ना शुरू होती है डोमेस्टिक मार्केट में, तो उससे उसका भी गेन आता है। अगर 12% उनका शेयर है टोटल शुगर मार्केट में, तो आप उनको सोल बेनिफिशियरी तो नहीं कह सकते। नहीं, देखें, मैं 10 से 12% मैं कह रहा हूँ, मुझे इसको नंबर्स दोबारा कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 10 से 12%, 10 से 12 उनकी शुगर मिले हैं और 10 से 12 शुगर मिले, मेजर शुगर मिले हैं। अगर आपकी 65 लाख टन चीनी प्रोड्यूस होती है तो तकरीबन 10 से 12 लाख टन चीनी जो है जहांगीर तरीन की प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो 20% चली जाती है, 12-5-60 हम करें तो 18 से 20% चीनी का वो। अब ये इसको एक समझने की कोशिश है कि 18 से 20% जो हमारी चीनी है वो बहुत है एक पूरी मार्केट को मैन्यूवर करने के लिए। अच्छा, ये 18 से 20% जो अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके साथ उनके अलाइड सपोर्ट, जो उनके अलायंस में जो इंडस्ट्री में लोग हैं, वो भी उसके साथ चलते हैं। पहले नंबर जहांगीर तरीन साहब आते हैं, दूसरे नंबर पे सिंध पे हमारे ओमनी ग्रुप जो है उसकी सबसे ज़्यादा शुगर मिले हैं। और वो मुबैना तौर पे हमें कहा जाता है कि क्या नाम है, जो अनवर मजीद साहब हैं, हमारे एक बड़ी सियासी पार्टी के फ्रंटमैन हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से चीनी के जो फैसले होते हैं उसके अंदर सारी चीज़ें अल्टीमेटली पोलिटिसाइज होती हैं और ये पॉलिटिकल क्रॉप है। अब इस दफ़ा जो चीनी का एक क्राइसिस चल रहा है, चीनी का फ्रॉड चल रहा है, चीनी की कीमतों के ऊपर, चीनी के एक्सपोर्ट के ऊपर, ये ऐसे डिसीजन है जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन बताइएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर तो खुद बताते हैं कि ये सब चीज़ों का उनको मालूम है, जो आपने बताया। आई एम प्रीटी श्योर कि प्राइम मिनिस्टर को इन सब चीज़ों का मालूम होगा। जी बिल्कुल ऐसे प्राइम मिनिस्टर, देखें, प्राइम मिनिस्टर खुद शुगर बिजनेस में रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद बिजनेस में रहे हैं, उनको चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से अदराक है। जो 10 साल उन्होंने पंजाब में सर्व किए हैं, ही नोज निटी ग्रिटी ऑफ एवरीथिंग। वो बेशक पावर की है, वो बेशक चीनी की है, ही नोज अ थिंग। उनको एक तो डिच कराना आसान नहीं है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल अलायंस में हैं, आपके अलाई आपको एक दूसरी तरफ से खींचते हैं, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी, जिसे कहते हैं ना, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक सरेंडर करना पड़ता है। कैबिनेट में जहांगीर तरीन तो नहीं है, तो हाँ, दिस इज द पॉइंट। हाँ, दिस इज द पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे थे कि भाई अगर ये कीमत बढ़ेगी तो मैं अलाउ नहीं करता, लेकिन वहां पे उनको एश्योर किया गया। किसने एश्योर कर दिया? जी मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रैप किया। हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि PSMA के जो ऐसे चेयरमैन है ज़कात अशरफ साहब, सबको पता है कि वो पीपल्स पार्टी के हैं,
ठीक है। पीएसएमए ने गारंटी दी कि वो 165 पे चीनी की कीमत रहेगी, आप हम एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दें। आप सबको पता है कि ज़कात अशरफ अगर है तो हु इज़ ज़कात अशरफ, एवरीबॉडी नोज। व्हेन यू नेम्ड ज़कात अशरफ तो एवरीबॉडी नोज दिस इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पर्सन, ठीक है। तो उसकी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। अब यहाँ पे आया डिसीजन एक्सपोर्ट का मामला आया। जब एक्सपोर्ट का मामला आया तो प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट इंटरेस्टेड। प्राइम मिनिस्टर एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देना चाहते थे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, कुछ और उनकी कैबिनेट के करीबी लोग जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं, उन्होंने ये बात प्राइम मिनिस्टर को कही और प्राइम मिनिस्टर इस बात को समझते थे कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त देंगे तो बाद में फिर मैस क्रिएट होगा। लेकिन फिर वहाँ पे प्ले ऑफ किया गया। जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं फूड सिक्योरिटी के, राणा तनवीर साहब ने, और उनके साथ जेल इन हुए इसहाक डार साहब, और एक बहुत बड़ा जो फैक्टर जेल इन हुआ इसके अंदर वो था हारून अख्तर साहब का, जो खुद भी शुगर मिलर है। अब ये सारी चीज़ें देखें, मैं आपको एक बात पहले कह चुका हूँ, एक चीज़ ध्यान में रखें कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद भी एक अलायंस में है। ये कोई अलोन पीपल्स PMLN की हुकूमत नहीं है, ये अलोन पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, ये हाइब्रिड सिस्टम है। जो क्या नाम है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बरमला इजहार किया गया हाइब्रिड है जी। और अब ये समझना चीनी की कीमतें भी हाइब्रिड हैं, इसको हम यही समझेंगे कि हाइब्रिड है। अब देखें आपके मुल्क में चीनी की एक्सपोर्ट करवा दी गई, किन्होंने करवाई, मैंने आपको नाम ले दिए। फिर चीनी की इंपोर्ट का फैसला होता है, चीनी की इंपोर्ट का फैसला होता है। ये 30 जून का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, ये मीटिंग होती है जिसके अंदर चीनी की एक्सपोर्ट का फैसला करना है, जिसके अंदर पंजाब और सिंध के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन के भी नुमाइंदे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के भी हैं। वहाँ पर मीटिंग के अंदर फैसला हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमें चीनी की इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लोग जो स्टैटिस्टिक्स के साथ आए हैं, पंजाब कहता है कि हमारे पास एज ऑफ 30 जून 33 लाख टन से ज़्यादा चीनी मौजूद है। सिंध कहता है हमारे पास एज ऑफ 30 जून हमारे पास 11 लाख टन से ज़्यादा चीनी मौजूद है। टोटल चीनी बनी 34 लाख टन। हमारी मंथली कंजम्पशन जो महीने की है वो है 5.25 लाख से 5,35,000 टन। अगर आप 5,35,000 टन भी लगाएं तो आपकी 34 लाख चीनी जो है वो आपके 6 महीनों से ज़्यादा की मौजूद है। ये बात हो रही है जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2024 नहीं, ये 25, ये हमारा 25 की बात कर रहा हूँ। नवंबर 2025 में हमारा अगला क्रशिंग सीजन शुरू हो जाएगा, मिड ऑफ नवंबर। तो हमारे पास सिर्फ 4 महीने के में चीनी चाहिए। वी हैव मोर देन 6 मंथ शुगर, इट्स मीन वी हैव 2 मंथ्स स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक ऑफ शुगर। इंपोर्ट क्यों करनी है? उस मीटिंग के अंदर टीसीपी का नुमाइंदा कहता है कि मैं 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फैसला होता है जी नई चीनी। अब ये एक अजीब जिसे कहते हैं ना कड़मा समझ जाता है कि पंजाब का नुमाइंदा कहता है कि आप चीनी इंपोर्ट करेंगे इसका वजन हम नहीं उठाएंगे। पहले चीनी इंपोर्ट होती थी तो चीनी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के जरिए बेची जाती थी, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन बंद कर दिया गया है। 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की टीसीपी को इजाजत दे दी गई है। अब ये फिर इजाजत का मामला आया तो और दोबारा वही टर्न आया कि कौन इंपोर्ट करेगा, क्योंकि जब ये कह दिया गया कि नहीं होनी, इंपोर्ट नहीं होनी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन भी कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी कहती है, पंजाब और सिंध कहता है कि चीनी की इंपोर्ट नहीं होनी। फिर इसहाक डार साहब आ गए जंप इन करके और उन्होंने कहा जी नहीं चीनी इंपोर्ट होगी, और वो 5 लाख टन तक की इंपोर्ट की फैसला करवा दिया ईसीसी में ले जाके। अब यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा और फिर बिल्कुल आप कंटिन्यू रखिएगा यहीं से ही। उसका रीजन ये है कि आप इसहाक डार साहब की बात कर रहे हैं। ही इज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, he is the foreign minister, he got nothing to do with that economy now apparently, क्योंकि मोहम्मद औरंगजेब साहब को लगाया हुआ है और वो मोहम्मद औरंगजेब साहब हाइब्रिड सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव हैं इनफैक्ट, क्योंकि देयर वाज अ कंप्लीट डिस्ट्रस्ट इन द एबिलिटी ऑफ इसहाक डार बीइंग फाइनेंस मैनेजर, तो उनको इससे अलग किया गया था। तो मुझे ये बताते जाइएगा कि इसहाक डार एट द सेम टाइम इनका इकोनॉमी से अब मतलब वो क्या डिसीजन उसमें बैक एंड पे वही ले रहे हैं अभी तक, या इसमें दूसरी तरफ इसहाक डार रिप्रेजेंट करते हैं नवाज शरीफ को, ही इज फ्रॉम द नवाज शरीफ कैंप, और जो राणा तनवीर वो भी नवाज शरीफ कैंप से है, वो भी नवाज शरीफ कैंप के हैं। तो क्या ये नवाज शरीफ कैंप के लोग ये माल बनाना चाह रहे हैं, आपका कहने का मतलब? इसको मैं अगर पॉलिटिकली कहूंगा तो हो सकता है कि ये नवाज शरीफ कैंप के लोग जो है ऐसा डिसीजन करवा के इनके ऊपर मलबा डलवा रहे हैं। तो शहबाज पैसे तो बनेंगे, पैसे तो बनेंगे। शरीफ कैंप के लोग यानी कि आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो कोई पैसा नहीं बना रहे। नहीं, पैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ मलबा किसके ऊपर जा रहा है। सही सवाल ये है कि मलबा किस पे जा रहा है। फिर अगली चीज ये है कि हाइब्रिड सिस्टम की हमने बात की, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है हाइब्रिड सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हाइब्रिड सिस्टम को गाली नहीं पड़ रही, गाली पड़ रही है पॉलिटिकल को। चीनी की इंपोर्ट होती है हो जाए, चीनी की एक्सपोर्ट होती है हो जाए, गाली किसको पड़ी? शहबाज शरीफ को। गाली किसको पड़ी? उसकी टीम को।
जरदारी साहब भी बच गए, उनकी पार्टी भी बच गई, बीच में कौन बचे? शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम बची। मैंने आपको बताया डिसीजन करवाने यानी कि में, फंसी यानी कि हाँ इनफैक्ट। बिल्कुल। अब देखें, मैंने कहा डिसीजन करवाने में किसने रोल अदा किया? अब अगर आप 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट तो कर क्या लेते, शहबाज शरीफ साहब इतने मासूम हैं इस चीजों को नहीं लेकर? कुछ मासूम नहीं समझते? है, मैं फिर 35 बात साल कह से रहा पॉलिटिक्स में है हूँ, वो। नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ शायद उनकी वहां पे जाके जब वो देखें इधर उधर से लॉबिंग चीजें हो रही हैं, फिर आपको करने पड़ जाते हैं। एग्जांपल देता हूँ, फवाद हसन फवाद ने एक ट्वीट भी की जिसमें उसने कहा कि चीनी इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फवाद हसन फवाद सबको पता है कौन है। ठीक है, स्पैम वो अपने अभी भी ट्विटर के ऊपर लिखते हैं कि वो क्या नाम है, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बात ये है कि अगर उनको पता है, प्राइम मिनिस्टर को पता है कि डिसीजन फिर कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, क्या इसहाक डार साहब अबव द प्राइम मिनिस्टर हो गए? ये एक सवाल है। और इसका अल्टीमेटली जो जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल रिpercussion या इम्पैक्ट जो है किसके ऊपर आना है, वो अल्टीमेटली तो अभी तक तो शहबाज शरीफ की हुकूमत पे आ रहा है। और चीनी फिर अब देखें इन्होंने अगला तमाशा किया। मैंने आपको बताया कि कितनी चीनी मौजूद है, 3 लाख टन चीनी और आनी है। चीनी आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? 5 लाख टन की आपने इजाजत दी है, 3 लाख टन जो आपकी चीनी जो है, पहला जो टेंडर दिया है टीसीपी ने 3 लाख टन का दिया है, आपकी 5 लाख टन चीनी आ जाती है तो प्राइसेस तो खुद वो क्रैश करेंगी, नीचे आएंगी। आपने प्राइसेस क्रैश करने के लिए किया था। तो आपके ये जो शुगर मिल माफिया है जो डिसीजन करवाता है, उसने क्या किया? उसने अगले 4 महीनों के लिए चीनी की कीमतें फिक्स करवा दी कि अब वो जो मार्केट में चीनी आनी है, प्रेशर आना है, तो उसको उन्होंने पहले ही उसको मिटिगेट कर लिया कि वो चीनी आए ना आए, हम इस पे रख लिया। उन्होंने प्रॉफिट इतने इतने बना लिए अपने। लेकिन वो रख तो लिया है 165 170 के ऊपर, मार्केट में आज भी अवेलेबल 200 के नहीं वो ऊपर है। अभी है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि असल में इशू यही है कि देखें चीनी शॉर्ट नहीं है। मैंने आपको नंबर से बात की है, चीनी शॉर्ट नहीं। मेरे पास एक एक मिल का डाटा अवेलेबल है कि इसके पास कितनी चीनी अवेलेबल है। मेरे पास एक एक मिल का डाटा अवेलेबल है कि इसको कितनी चीनी एक्सपोर्ट करने की परमिशन ली उसने एक्सपोर्ट की। ठीक है, मेरे पास सारा ये डाटा मौजूद है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इशू कहाँ पे आ रहा है। इशू ये आ रहा है कि जब चीनी आया थी, चीनी इस प्रोस्पेक्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं ना कि भाई चीनी इंपोर्ट होगी तो प्राइसेस कम होंगी, तो पहले ही आपने कीमत क्यों कम कर दी? मैं कहता हूँ चीनी 5 लाख टन इंपोर्ट करेंगे, 5 लाख टन आपके पास सरप्लस पड़ी हुई है, चीनी की तो कीमत क्रैश होकर 150 पे आ जाएगी। क्योंकि ये तो भाई आगे आना है सीजन, सीजन के अंदर इनको चीनी नहीं रखनी होती, इनको ये होता है रन ऑफ द मिल जो आ रहा है निकालो ताकि कैश फ्लो बने। इनको लिमिट्स लेनी होती है बैंकों से, इनके पास प्रॉब्लम बन रही होती है कैश फ्लोज के, तो उसको ये अपनी चीनी को निकालते हैं। तो गवर्नमेंट ने तो खुद ये जो इस सीजन की चीनी है उसकी कीमत 175 रुपये पे कर दी है। ठीक है, जब वो सीजन नया स्टार्ट होगा तो उसको नेचुरली ये 200 पे शुरू करेंगे। क्या कर लेंगे? अब ये चीनी 5 लाख टन इंपोर्ट होकर आपके मुल्क में अलग पड़ी रहेगी, उसके साथ जो जब आपका पिछले सीजन का जो चीनी का लेफ्ट ओवर बचेगा वो आप साथ ऐड करेंगे, तो आपके 7 8 10 लाख 12 लाख टन चीनी मौजूद होगी। तो अगले सीजन पे फिर ये शोर मचाएंगे कि हम 200 रुपए से या 150 रुपए से, 250 रुपए, 180 रुपए से चीनी की कीमत ऊपर नहीं लेके जाएंगे, हमें चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। तो ये वो इन्होंने मैस क्रिएट किया हुआ है, लोगों को पागल किया हुआ है कि लोग इस चक्कर में रहें, चीनी कम हो जाता है। फिर एक और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि चीनी डोमेस्टिक कंज्यूमर कितना इस्तेमाल करता है और इंडस्ट्री कितना इस्तेमाल करती है। इनको अभी तक ये चीज़ देखें, बड़ी सिंपल सी फार्मूला होना चाहिए कि चीनी अगर डीरेगुलेट कर दें, या IMF की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, हमने डीरेगुलेट कर दी चीनी की शुगर को, तो फिर भाई ओपन हो, जिसने इंपोर्ट करनी साल के 12 महीने इंपोर्ट करे, इसने एक्सपोर्ट करनी साल के 12 महीने एक्सपोर्ट करे, एक विंडोज क्रिएट करता है सबके लिए। जो इंडस्ट्री कंज्यूम करती है वो डायरेक्ट इंपोर्ट कर ले अपने इंपोर्ट के मुताबिक, और गवर्नमेंट उसको कोई पैसे ना दे, अपने खुद पैसे अरेंज करे, मार्केट से पैसे डॉलर अरेंज करे या बाहर से जो इनके इन्होंने पार्क किए हुए। क्योंकि बड़े बड़े जितने भी हमारे शुगर मिलर्स हैं या जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, कोई बेवरेज की इंडस्ट्री है तो उसने अपना क्या नाम है वो भी खोला हुआ है, चैनल भी खोला हुआ है, तो किसी ने कुछ खोला हुआ है, तो इन सब के पास बेतहाशा डॉलर पड़े हुए हैं, अपने खुद इंपोर्ट कर लें। तो ये चीज़ वो है जो पब्लिक पे कर रही है उसकी कॉस्ट को। हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन सीनियर इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। फ़ारूक साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, आपसे हम जवाद रिजवी साहब हैं, पैनलिस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। हम चीनी को लेके बात कर रहे थे कि चीनी का इतना बड़ा स्कैम आ गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक कोई एक इंक्वायरी प्रोब वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, ना ही नैब को ऑर्डर किया, ना ही FIA को। ज़्यादा डोमेन FIA का बनता है। तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी हेल्पलेसनेस जो है वो ओपनली शो कर रहे हैं कि किस तरह से चीनी एक्सपोर्ट हो जाती है, फिर इंपोर्ट हो जाती है, अरबों रुपए जेबों में चले जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें कुछ नहीं कर पाते। देखिए, चीनी का मामला बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है
मामला मेरी नज़र में बड़ा सिंपल है। आप जी जी। देखिए कि इस वक्त आलमी दुनिया में जो चीनी बिक रही है, उसका रेट तकरीबन 36 सेंट फी किलो है। यानी कि तकरीबन 104 रुपए की किलो चीनी पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को मिल रही है। हम दे ट्रू। रहे हैं तकरीबन 200 रुपए, कहीं 210 रुपए का भी रेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तानी 24 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनको 100 रुपया फी किलो इजाफी भरना पड़ता है 1 किलो चीनी के लिए। जी अब जी। पाकिस्तानी मिलके कोई 6 मिलियन टन सालाना चीनी इस्तेमाल करते हैं, तो मामला कहीं है 600 अरब रुपए का। 600 सही अरब सही। रुपए का इजाफी बोझ 24 करोड़ पाकिस्तानियों के कंधों पे डाला जाता है। और आपने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर रहे। मैं अभी एक तकरीर पढ़ रहा था वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। जी वो भी अपने जमाने में ये कह रहे थे कि वो चीनी चोरों को छोड़ेंगे नहीं, और चीनी पाकिस्तानियों को उसी कीमत में मिलनी चाहिए जिस कीमत में दुनिया के शहरियों को चीनी मिल रही है। तो मामला बड़ा पुराना है, और सवाल ये बनता है कि इसको कोई भी वजीर आजम जो आता है वो हल क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर पाता, या क्यों नहीं करता। जी जी। वो वही क्यों नहीं कर पाता जी, यही यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। इसी पे तो बताएं कि क्या है वजह। हाइब्रिड सिस्टम है, इज द रीजन बिहाइंड। एक बुनियादी माशी ढांचा है पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 50-55 सालों से बदला नहीं। वो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो हमें कहानी सुनाई जाती थी रॉबिन हुड की, कि जी वो एक शख्सियत थी जो अमीरों से छीनता था, लूटता था और गरीबों में बांट देता था। जी जी। हमारे यहाँ जो माशी ढांचा है वो रिवर्स रॉबिन हुड का है। और हुकूमत चाहे कोई भी हो, चाहे वो पार्लिमानी जमहूरी हुकूमत हो, चाहे वो फौजी हुकूमत हो, चाहे वो हाइब्रिड रजीम हो, वो जो बुनियादी माशी ढांचा है रिवर्स रॉबिन हुड का, वो तब्दील नहीं होता। और वो माशी ढांचा ये है कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जेब से दौलत की मुंतकली चंद खानदानों की जेबों में कैसे करनी है। जी जी। यानी कि आप सोचिए कि 24 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो लगभग 100 रुपए फी किलो इजाफी बोझ है चीनी का, सिर्फ चीनी की मद में। और ये सारा कहीं तो जा रहा है। दूसरी तरफ वो 84 शुगर मिल मालकान है। तो 24 करोड़ एक तरफ हैं और 84 शुगर मिल मालकान दूसरी तरफ है। इसी तरह आप देख लीजिए कि बिजली के जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 करोड़ मीटर लगे हैं। जी अब वो 4 करोड़ पाकिस्तानी जिनके मीटर लगे हैं, जिनके घरों में, जिनकी दुकानों में, जिनके ऑफिस में मीटर लगे हैं बिजली के, उनको पड़ती है 60-65 रुपए का एक यूनिट बिजली का। और दूसरी तरफ है तकरीबन 4 से 5 दर्जन जी आईपीपीस। तो मामला वही है कि रिवर्स रॉबिन हुड है। पैसा निकलना है, उसकी दौलत की मुंतकली होनी है, आम आदमी, मिडिल क्लास, गरीब पाकिस्तानी की जेब से निकलना है, और उन चंद इलीट पाकिस्तानियों की जेब में जाना है। फारूक साहब, इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तकरीबन हर हफ्ते में एक स्टेटमेंट उनकी ये पक्की है कि अशराफिया को टैक्स करना है, अशराफिया की जेबों से पैसा निकालना है और आम आदमी को रिलीफ देना है। ये इतनी एक रटी रटाई लाइन है जो कि 3 साल से हम हर हफ्ते सुनते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा क्यों नहीं हो पाता? वो रॉबिनहुड थ्योरी रिवर्स ऑर्डर में चल रही है इसीलिए। देखिए, चीनी के ऊपर तो मामला बिल्कुल वाज़ेह है। 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और यहाँ पे शायद क्रेडिट जाता है जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, उनके ज़माने में एक रिपोर्ट आई थी जो शुगर के मुतल्लिक, और बड़े वाज़ेह तौर पे उन्होंने बता दिया कि कौन-कौन फ़ायदा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 6 ख़ानदान या 6 ग्रुप्स ऐसे हैं जो तकरीबन 51% चीनी की सप्लाई जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं। सही। लेकिन मामला वहीं तक रहा, सिर्फ रिपोर्ट तक रहा, सिर्फ मामलात को वाज़ेह करने तक रहा। कोई कदम जो है वो इमरान खान साहब भी नहीं उठा सके। उससे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है, 2010 की रिपोर्ट है।
चीनी के हिसाब से तो ये दोनों रिपोर्टों में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि किसकी जेब से पैसा निकल रहा है, किसकी जेब गर्म हो रही है। जी और ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे पीएमएलएन की हुकूमत हो, ये जो रिवर्स रॉबिन हुड वाली कहानी है, ये बदलती नहीं। शायद इसकी वजह ये है कि इसको बदलने के नतीजे में जो फैसलासाज़ शख्सियात हैं, उनका अपना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो जी चाहे किसी भी टाइप की हुकूमत हो, ये मामला बदलता नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर हेल्पलेस इतना क्यों है, वो पूरा तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन आगे चल के आईएमएफ ने गुस्सा खाया है इसको कि भाई ये क्या तमाशा आपने बनाया हुआ है, हर साल बिलियंस इसमें से निकल जाता है, इस स्कैम में, इस फ्रॉड की नजर हो जाता है, तो इसको प्राइस को डी रेगुलेट ही कर दें। तो क्या ये सोल्यूशन है, या कि उसके बाद हम नया फ्रॉड का नया सिस्टम देखेंगे कि डी रेगुलेशन में भी एट द एंड ऑफ द डे यही 84 जो मिल ऑनर्स हैं, इन्हीं को ही यही अशराफिया बेनिफिट कर रही है? देखिए, दोबारा से इसका हल ढूँढना है। इसका जो मैकेनिज़्म है वो तो पिछले 40-50 साल से हम देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, किसके हाथ किसकी जेब गरम हो रही है, किसकी जेब खाली हो रही है। और यकीन कीजिए कि इसका हल जो है वो भी बिल्कुल पेचीदा नहीं है, वो भी बिल्कुल सिंपल है। और वो वज़ीर-ए-आज़म ने 2 एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर इश्यू करने हैं। जी जी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर ये इशू कर रहे हैं कि भाई जिसका दिल चाहता है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जितनी चाहे चीनी जिस दुनिया के मुल्क को एक्सपोर्ट कर दे, हम किसी को सब्सिडी देने वाले नहीं, नंबर एक। और सही। नंबर दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जिसका दिल चाहता है जितनी चाहे चीनी इंपोर्ट कर ले, दुनिया के किसी मुल्क से इंपोर्ट कर ले, लेकिन हम उसमें कोई रुकावट नहीं लगाएंगे, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो दोनों तरफ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट खोल दी जाए। हुकूमत अपने आप को मुकम्मल तौर पे गन्ने की फसल से विथड्रॉ कर ले। वो गन्ने की कीमत ना फिक्स करना क्या ज़िम्मेदारी जो है वो मार्केट पे छोड़ दे। जी तो कंप्लीट डीरेगुलेशन अगर चीनी की गन्ने की फसल की चीनी के मिल लगाने की, चीनी के कोटे की कर दी जाए, तो आप सोचिए कि वो जो 84 मिल मालकान हैं वो अपना एक कार्टेल नहीं बना पाएँगे। अब कार्टेल का ज़िक्र होता है तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट अगर खोल के देखें, तो वो ज़िक्र करते हैं कि चीनी के अंदर गन्ने की फसल के अंदर डबल कार्टेल। तो मैं खुद परेशान था कि ये डबल कार्टेल क्या चीज़ होती है? तो वो रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि जी ये एक कार्टेल है, जबकि ये गन्ने की कीमत खुद से मिलके फिक्स करते हैं और दूसरी तरफ वो चीनी जो प्रोडक्ट है गन्ने की उसकी कीमत भी फिक्स की जाती है। तो ये मल्टी लेयर्ड कार्टेल है और हुकूमत और फैसला साज शख्सियात, कानून साज शख्सियात इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बाखबर है। वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो मामला ये है कि इसका हल जो है वो बड़ा सिंपल है, लेकिन कोई हल करने को तैयार नहीं। ट्रू ट्रू इंडीड। रिजवी साहब, आपसे ही, आप इसका सोल्यूशन क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले भी बात हो रही थी और फारूक साहब ने बात की है, मैंने भी बात कही कि इंपोर्ट जब हम डीरेगुलेशन की बात करते हैं, एक स्टेप हो चुका है। इस साल गन्ने की कीमत गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं की थी और उसकी वजह ये है कि मैंने क्या नाम है, पंजाब गवर्नमेंट स्मार्ट के प्रोजेक्ट के क्या नाम वर्ल्ड बैंक के लोन के से एक प्रोजेक्ट में है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपने जो अपने आप को इसमें से जो गवर्नमेंट के बिजनेसेस हैं, ट्रेड है जैसे गंदम गन्ना, इसमें से अपने आप को आउट करना है। इस तरह उसमें ये भी था कि आपने इरिगेशन जो है उसकी भी जो पानी है उसकी भी क्या नाम है कीमत बढ़ानी है। तो गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट ने अपने आप को वीट बिजनेस तकरीबन आउट कर लिया है, 10 लाख 15 लाख टन से प्रोक्योर किए एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे, और गन्ने की उसमें से आउट हो गए हैं। गन्ने के अंदर उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो क्या कहते हैं इस सीज़न में जो हमारा जो लास्ट क्रशिंग सीजन हुआ था, गवर्नमेंट ने कोई कीमत फिक्स नहीं की थी, डीरेगुलेट कर दिया था, ओपन मार्केट पे छोड़ दिया था। सो इज़ विद द शुगर के उन्होंने चीनी के अंदर जो कीमतें थी उसको भी बीच में इंटरवीन नहीं किया।
अब दूसरी चीज़ आती है, ये तो होगी प्रोविंशियल लेवल पे काम, अब अगला है गवर्नमेंट के लेवल पे। गवर्नमेंट बड़ी सिंपल सी बात, मैंने पहले ही बात की, फिर रिपीट करता हूँ कि गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ओपन ट्रेड कर दे, कोई मसला नहीं, किसी कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। इंपोर्ट ड्यूटी जो जैसे तमाम अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर जिस तरह की जो ड्यूटीज़ है, जो कुछ टैक्स लगते हैं वो लगेंगे इसके ऊपर। बाकी जैसे अभी एक और चीज़ है, देखें कोई ऑलमोस्ट 37 या 38% जो है गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है चीनी की कीमत के ऊपर से भी, ठीक है। अगर आप 38% टैक्सेस माइनस करते हैं तो आपकी चीनी की कीमत वैसे ही 150 के ऊपर आ जाती है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बल्कि 150 से भी नीचे आ जाती है। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चीनी की कीमत जिसे कहते हैं कि मैनिपुलेट होती है। जब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ने तो अपनी अगर कोई किसी किस्म की टैक्स एडजस्टमेंट ले लेनी है, एक जगह टैक्स पे किया दूसरी जगह एडजस्टमेंट ले ली, तो इंडस्ट्री तो इस तरीके से अपने आप को जिसे कहते हैं कम्पिटिटिव कर लेती है। लेकिन जो लोकल कंज्यूमर है उसके ऊपर उसका शेयर कम है मार्केट में, जब हम चीनी की ओवरऑल खपत की बात करते हैं। तो इसमें सारे बेनिफिशरी देखें, जैसे हमने बात की, शुगर मिलर भी है, साथ बेवरेज इंडस्ट्री भी है, उसकी शुगर मिलर भी है, साथ क्या नाम है टीवी भी है, चैनल भी है, बेकरी भी है, बेवरेज भी है। ये वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने अपने आप को जैलन करके वो अल्टीमेटली बेनिफिशरी होते हैं हर तरफ से जाके। तो ये इंटीग्रेटेड इनके मॉडल्स हैं बिजनेस के। जिस तरह शुगर मिलर इंडस्ट्रीज जितनी भी है उसमें मेजॉरिटी अक्सर जो हैं वो अपने साथ क्या नाम है बिजली पैदा कर रहे हैं। अब बिजली जो पैदा कर रहे हैं उसको भी उन्होंने अपना IPP के स्टेटस दिलवा के उसमें पैसे लिए हैं गवर्नमेंट से। तो इन्होंने अपने आप को इंटीग्रेट करके उसमें से पैसे बनाने हैं, अल्टीमेटली पैसे बनाने हैं। चीनी एक बाय प्रोडक्ट बन चुकी हुई है उनकी, वो असल पैसा तो उसके ऊपर कोई आता ही नहीं कि जो उसकी क्या नाम है लेफ्ट ओवर्स बचते हैं, बिजली जनरेट हो रही है, बिगास बन रहा है, एथनॉल बन रहा है, ठीक है, मड है, ये सारी चीज़ों की कीमत ऐड कर रहे हैं। तो ये चीनी की एक्चुअल कीमत तो मेरे ख्याल में 150 रुपये से भी कम होनी चाहिए। लेकिन वो कैसे होगी? वो इस वजह से नहीं होगी कि वो बेनिफिशियरी जो है वो खुद रिसीव कर रहे हैं। इस शुगर के टॉपिक पे फाइनल कमेंट सिर्फ ये जानना चाहूँगा, क्या इवेंचुअली कोई अकाउंटेबिलिटी हो पाएगी कि नहीं? बाकी तो इसको रेगुलेट करना, डीरेगुलेट करना, ये सारे मामला हमारे सामने हैं, पब्लिक को रिलीफ तो मिलना नहीं इस पे। लेकिन क्या जो इसमें फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स कर लें, इतना बेनिफिट कर रहे हैं इस चीज को लेके, इतना माल बना रहे हैं, क्या कोई एक्शन होगा उनके खिलाफ? वन लाइनर मैं आपको कहूँगा इस पे कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान के दौर में देखें, FIA की इंक्वायरी हुई, वाजिद साहब ने इंक्वायरी की, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। CCP ने एक्शन लिया, CCP ने डिसीजन किया, CCP के डिसीजन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपके 2 रेगुलेटर्स थे ना, तो ये इतने ताकतवर लोग हैं, स्टे ले लेते हैं कोर्ट में जाके, डिसीजन डिले करवा लेते हैं। हर किसी को ये अपने आप, यानी दे डू अ शुगर बिजनेस, हर किसी को मीठा लगा देते हैं। वो जब मीठा लग जाता है तो फिर चीज़ें डिले हो जाती हैं, हाशअप हो जाती हैं। और हम वैसे जो कौम है, एज ए कौम शॉर्ट साइटेड है, हमारी शॉर्ट मेमोरी है, हम भूल भाल जाते हैं, हम अगले इशू के पीछे भाग पड़ते हैं, हम पिछला क्लोज नहीं करते। ये हमारा ओवरऑल इशू है, इसकी वजह से हमारा आज तक कभी कंक्लूजन नहीं हुआ। आज की स्ट्राइक के हवाले से बात कीजिएगा। FBR के अगेंस्ट चार्जशीट है। FBR अरेस्ट कर सकती है किसी भी ताजर को फॉर सर्टन वायलेशंस जो है। इसको लेके ताजर सरापा एहतजाज है। एहतजाज की कॉल दी, कुछ को मैनेज कर लिया गवर्नमेंट ने, कुछ को नहीं कर पाए। कई जगहों के ऊपर अच्छी हड़ताल हुई है, कई जगहों के ऊपर उन्होंने कॉल ऑफ कर दी। आप बताएं, इसमें FBR को आप कहाँ देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसमें इसको लुक इनटू करेंगे कि चलने देंगे ऐसे ही? 2 चीज़ें हैं। देखें, गवर्नमेंट हमेशा, गवर्नमेंट को जब बात करता हूँ मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं। डिवाइड एंड रूल के ऊपर बिलीव करती है, उसके ऊपर एंजॉय करती है, और उसी डिवाइड एंड रूल की वजह से उनकी जो कुर्सियाँ सलामत रहती हैं। FBR के ऊपर कोई पहली दफ़ा एलिगेशन नहीं आ रहा, और ना ताजरों पे पहली दफ़ा एलिगेशन आ रहा है। अब ये जब हड़ताल की कॉल आई 2 दिन पहले, प्राइम मिनिस्टर, ये फिनांस मिनिस्टर ने ताजरों को, तमाम चैम्बरों के सदरों को बुलाया, सदूर को बुला के मीटिंग की। मीटिंग के अंदर उन्होंने कमेटी बना दी। लेकिन जो मेजर कॉल जहाँ से इनिशिएट हुई थी, वो लाहौर चैम्बर और कराची चैम्बर से शुरू हुई थी। तो उन्होंने कहा हम इन कमेटी को नहीं मानते, ये हमें कंक्लूजन दें, हमें डिसीजन दें। 1 महीने की कमेटी है, तो फिर वहीं पे जिसे कहते हैं हशअप कर देंगे, फिर डाउन हो जाएगा, हम अपनी स्ट्राइक करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेड पॉलिटिक्स भी एक चल रही है। हमारे जो ये क्या नाम है ट्रेड बॉडीज़ हैं, उनकी पॉलिटिक्स भी चल रही है, जिसके अंदर एक जो ग्रुप है जो इस फेडरेशन पे कंट्रोल कर रहा है,
फेडरेशन के ग्रुप ने कहा जी हड़ताल हमने कॉल ऑफ कर ली क्योंकि गवर्नमेंट ने कमेटी बना ली है, लेकिन उसके बारह जो लाहौर चैम्बर, एक एपेक्स चैम्बर, कराची चैम्बर, ये दो बड़े चैम्बर हैं और उनका असर पॉलिसी मेकिंग पे, डिसीजन मेकिंग में बहुत होता है। तो उन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करेंगे, हमने स्ट्राइक कॉल दी हुई है, हमें कमेटियाँ नहीं चाहिए, कमेटियाँ डलती हैं, कमेटियाँ फुप्पो लेके भाग जाती हैं, हमें इन कमेटियों में नहीं आना, ठीक है। हमें चाहिए जो हमारी डिमांड्स हैं उसको गवर्नमेंट माने और क्लोज करे, आगे बिजनेस चलेगा। नहीं तो ये पहली स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को हम एक्सटेंड करेंगे। इस स्ट्राइक के साथ अच्छा सिर्फ इसमें ये नहीं, इसमें चेन स्टोर एसोसिएशन जो है मतलब बहुत कम होता था जब माजी में स्ट्राइक्स होती थी, तो जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो स्ट्राइक नहीं करते थे। इस दफ़ा चेन स्टोर एसोसिएशन ने भी स्ट्राइक किया, वो भी रेस्ट का मामला आएगा तो बिल्कुल करेंगे। और उसके साथ साथ इनके इशू, हाँ अच्छा हरासमेंट, इसमें एक और बहुत बड़ा मसला ये है उनके। देखिए मैं ताजिरों को ये नहीं कहता कि क्या नाम है बड़े दूध के दूल्हे हैं, इन्होंने भी हम देखें सैलरी क्लास के ऊपर इनकम टैक्स कितना आता है, कंट्रीब्यूशन क्या है, इनकी इनकम टैक्स की कंट्रीब्यूशन क्या है, इनकी सेल्स की कंट्रीब्यूशन क्या है, इनके टैक्स की कंट्रीब्यूशन नहीं है जितनी होनी चाहिए, बड़ी क्लैरिटी है। लेकिन द वे एफबीआई इज डूइंग वो भी तरीका ठीक नहीं है करने का, क्योंकि एफबीआई के अपने देखें ना, इनके अपने, मैं कहता हूँ एफबीआई के अपने जितने ऑफिसर्स हैं उनके डिक्लेरेशंस क्या हैं, उनकी रिटर्न्स कितनी है। साल 2 साल पहले खबर क्या नाम है आई, सरफेस हुई, जिसमें पता लगा जी जो एफबीआर के अपने ऑफिसर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, 21वें 22वें ग्रेड के मेजॉरिटी, उन्होंने अपनी रिटर्न्स 5-5 साल से फाइल नहीं की हुई। आम बंदे के लिए तो फौरन क्या नाम है आप पकड़ लेते हैं, या बिजनेसमैन को पकड़ लेते हैं, अपने ऊपर क्यों नहीं आते। इन लोगों के रहन सहन क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं होता कि इनका जो IMF ने तभी कहा है कि आप अपने ऑफिसर्स की वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन करवाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि इनके पास इतना पैसा कहां से आता है। एक रिसेंट रिपोर्ट भी आई थी जिसमें शायद कमोबेश 2000 के करीब ब्यूरोक्रेट्स थे, फॉर्मर एंड इनकम्बेंट, जिनकी ड्यूअल नेशनलिटी है जी, और ये सारा पैसा बाहर जाता है, बाहर भिजवाते हैं यहाँ पे। जो कोई भी माफिया की बात करते हैं उसमें भी पूरा हिस्सा होता है इनका जी, और ये भी माफिया का हिस्सा होती है। कोई भी डिसीजन जो है ऐसे नहीं होते, ये डिसीजन करवाते हैं, ये किसी भी चीज के ऊपर ट्विस्ट करवाते हैं। एफबीआर के अंदर भी मसाइल हैं, एफबीआर के ऑफिसर्स भी काम उस तरीके से नहीं करते, एफबीआर को भी एक रीवैम्प होने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ एफबीआर के अंदर एक बहुत बड़ा हमेशा इशू आता है कि जब एफबीआर में क्या नाम है पास की सर्विस से जो पंजाब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सरबराह आके लगता है, तो उसके नीचे जो लोग हैं, जो IRS सर्विस के लोग हैं, उनके साथ ये जिसे कहते हैं ना कि एक चेकलिस्ट बन जाती है। वहाँ पे सीनियर बंदा जो है वो जूनियर बंदे के नीचे काम कर रहा होता है, वो कहता है मैं काम क्यों करूं, ठीक है। उसकी सर्विस, उसने सारी ज़िंदगी अपनी सर्विस में काम किया होता है, उसका राइट बनता है चेयरमैन बने, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्योंकि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर होता है उसकी अलाइनमेंट होती है पॉलिटिकल ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ सर्व कर चुका होता है, प्राइम मिनिस्टर के गुड ब्लू आइड ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको लगा दी जाता है और उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। ये कोई ढकी छुपी नहीं है, उनके कोई फैक्चुअल परफॉर्मेंस देख लें, कुछ भी नहीं है। सो मच सो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, तो उनको भी इससे कंसर्न नहीं है। वो कहते हैं इनको बंद कर दो, करते हैं करो, मुझे अपने काम से कंसर्न है। तो ये जब आता है ना, तो फिर देखें जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है या अपनी सर्विस का कोई बंदा होता है, तो वो फिर अपना जब काम करता है उसको इस चीज़ की पेन होती है कि मैंने छिपे रहना है। पॉलिटिशियन की तो वही बात आ रही है ना, जब उन्हें पता लग गया कि हमने वोट के थ्रू आना नहीं, तो वो जो डिक्टेशन आ रही है उसको ही वो फॉलो करते हैं। और इट मीन्स आप देख रहे हैं कि आगे चल के ये जो ताजरों की डिमांड है, ये डिमांड मानी नहीं जाएगी जी। ऐसी है, माजी में भी ऐसा होता रहा है, माजी में भी ऐसा होता रहा है। बहुत मुश्किल है हाँ, लेकिन अगर वो अपनी यूनिटी के साथ शटर पावर दिखाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 स्ट्राइक करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं और अपने प्रोटेस्ट को एक्सट्रीम करते हैं, तो हो सकता है उसके साथ पॉलिटिकल फोर्सेस जेलिन कर जाए। अगर वो पॉलिटिकल फोर्सेस साथ जेलिन कर गई तो गवर्नमेंट को अपने क्या नाम है घुटने टेकने पड़ेंगे। राइट। थैंक यू जवाद साहब फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। और साथ में एक डिस्क्लेमर ये भी मैं देता चलूँ कि जिस तरह जवाद रेज़ी साहब ने कुछ पॉलिटिशियंस का नाम लिया है कि वो शुगर उसमें स्कैम में फोरफ्रंट पे हैं, इन्वॉल्व हैं, तो अगर वो अपने डिफेंस पे कुछ बताना चाहें तो हमारा फोरम हाजिर है इस हवाले से।